हाय फ्रेंड्स, मैं एस.डी. यादव आप सभी का अप्सरा हिंदी पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप वर्ण का भाग 1 देखे होंगे। उसमें हमने बताया था कि हिंदी भाषा में मुख्य रूप से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने उस भाग में स्वर और व्यंजन दोनों की परिभाषाएं बताया था और हमने कहा था कि स्वर को भी कई आधारों पर विभाजित किया जाता है। तो लीजिए, आज मैं स्वर का वर्गीकरण आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं। स्वर को मुख्यतः 6 आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला आधार मात्रा या उच्चारण के आधार पर। स्वर को मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कितने भागों में? 3 भागों में। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री। इन्हीं ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। अगर प्रश्न उठता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन? अ, इ, उ और री। कभी कभार कंपटीशन में या किसी प्रतियोगिता में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कुल कितने होते हैं, तो आपको याद हो गया होगा कि ह्रस्व स्वर कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? अ, इ, उ, री। कभी कभार इसमें एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है, कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। तो आपको जब पता हो गया कि ह्रस्व स्वर 4 है, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं, तो इनमें जो दिया है तो ह्रस्व स्वर है, और इनमें से इन चारों में से नहीं दिया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ह्रस्व स्वर ही नहीं है। दूसरा आधार क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। एक कुल मिलाकर कितने हैं? 7 हैं। अब तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में हमने खुद देखा है कि प्रश्न आ गया कि निम्न स्वरों में कौन सा दीर्घ स्वर है या कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जो 7 हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें से अगर कोई एग्जाम्पल उठाता है तो दीर्घ स्वर है, और इनमें से यदि कोई उदाहरण नहीं उठाता है तो दीर्घ स्वर नहीं है। तीसरा जो भेद होता है मात्रा उच्चारण के आधार पर, वो प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण एक दिया जाता है, ओम। और आपके दिमाग में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि आखिरकार प्लुत स्वर का और कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। तो आपको बता दूं कि प्लुत स्वरों का इस्तेमाल जब हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो उस समय हम किस स्वर का इस्तेमाल करते हैं? प्लुत स्वर का ही अंत में इस्तेमाल करते हैं। अब स्वरों का जो दूसरा आधार है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? बात समझ में आ रही है? हमने दूसरा आधार क्या आपको बताया? स्वरों का भाई पहला आधार तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर था। दूसरा आधार क्या है? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ
का इस्तेमाल किस तरह होता है, उसके आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, उसके आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला हिस्सा कार्य करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। इस अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं? इ, ए, ऐ। ये 4 जो स्वर हैं अग्र स्वर के तहत आते हैं। अब तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न स्वरों में अग्र स्वर कौन है, अग्र स्वर कौन नहीं है। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि अग्र स्वर कौन कौन है। तो आपको ध्यान से देखना चाहिए, ई, ए, ऐ। अब दूसरा भेद जो होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर का होता है। मध्य स्वर में केवल एक, कौन सा? अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्वरों में कौन ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो आप बता सकते हैं कि अ है। अब जो जीभ के प्रयोग के आधार पर तीसरा भेद आता है पश्च स्वर। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा, जहां जीभ जुड़ी हुई है नीचे से, वो हिस्सा जब कार्य करता है तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण में आ, ओ, आ। ये अंग्रेजी के प्रभाव के कारण जिसमें केवल चंद्र लगा है, बिंदु नहीं लगा है, वो भी पश्च स्वर के तहत रखा जाता है। तमाम स्टैंडर्ड किताबों में इसका उदाहरण मिलता है। तमाम परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है कि जो चंद्र लगा कर केवल आ लिख दिया जाता है उसको हम किस स्वर के तहत रखते हैं, तो उसे हम जीभ के प्रयोग के आधार पर यदि पूछा जाए तो पश्च स्वर के तहत रखते हैं। अब स्वरों का जो तीसरा भाग है मुख द्वार या मुख विवर के आधार। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? विवृत्त, जिसे ओपन इंग्लिश में कह सकते हैं। दूसरा भेद है अर्धविवृत्त, हाफ ओपन जिसे कहते हैं। तीसरा आधार है, तीसरा भेद है अर्धसंवृत्त, हाफ क्लोज। चौथा जो भेद है मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर वो संवृत्त होता है, जिसे क्लोज्ड के नाम से भी जानते हैं, संवृत्त। आइए अब विवृत्त को हम जानते हैं कि किसे कहते हैं, कैसे पहचान पाएंगे? दोस्तों, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का द्वार आधा ओपन हो, आधा खुला हुआ, वो विवृत्त स्वर कहलाता है, जैसे आ। और दूसरा अर्धविवृत्त। सॉरी दोस्तों, विवृत्त ओपन, मैं भूल से बता दिया था कि हाफ ओपन, बल्कि विवृत्त माने ओपन, पूरा मुंह खुल जाना चाहिए। ऐसे स्वरों को विवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे आ, पूरा मुंह खुल जाना चाहिए। और दूसरा अर्धविवृत्त, हाफ ओपन, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों को बोलते समय मुख का द्वार आधा ओपन हो, आधा खुले, उसे अर्धविवृत्त कहते हैं। जैसे अ, ए, आ। आधा ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब आधा मुख का द्वार, जो ये मुंह है, इसका द्वार आधा खुलेगा तो उसे अर्धविवृत्त स्वरों के तहत रखते हैं। इसमें कौन आता है? अ, ऐ, आ। और जो तीसरा भेद है अर्ध संवृत्त, हाफ क्लोज, मतलब आधा बंद होगा केवल। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मतलब जो मुख का द्वार है केवल आधा बंद हो, उसे अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? ए, ओ, ए और ओ आता है। और जो चौथा भेद होता है मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर, वो संवृत्त होता है। उसमें क्लोज्ड, पूरा जो मुख का द्वार होगा लगभग
बंद हो जाएगा। जैसे ई ओ ये जो चार है समवृत्त के तहत आते हैं। आपको एक बार पुनः मैं बता दूं कि ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की किताब को उठाते होंगे तो उसमें जरूर अग्र स्वर से, मध्य स्वर से, पश्च स्वर से, विवृत्त से, अर्ध विवृत्त से, अर्ध समवृत्त से, समवृत्त से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसलिए इस चीज को आपको बार बार वीडियो को रोक करके सही से अपनी नोटबुक में, अपने कॉपी में आपको उतार लेना चाहिए और बार बार रिवाइज करना चाहिए। जो चौथा आधार है होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। जब जिन स्वरों का उच्चारण समय होठ जो है अवृत्त मतलब वृत्त न बनाए, सर्किल न बनाए, तो उसे अवृत्तमुखी कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया? होठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं उसके 2 भेद होते हैं, अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा बार बार कि अवृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? तो जब होठ, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ जो वृत्त न बनाए वो अवृत्तमुखी हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ जो है एकदम सर्किल बनाने, वृत्त बनाने, उसे वृत्तमुखी कहते हैं। अवृत्तमुखी में कौन कौन आता है? अ, आ, इ, ए, ऐ। और वृत्तमुखी में देखिएगा होठ ओ, आ। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो है अवृत्तमुखी में वृत्त होठ नहीं बना रहे हैं, जो होठ हैं दोनों ये वृत्त नहीं बना रहे हैं और वृत्तमुखी में वृत्त बना रहे हैं। आइए हम आपको अब जो स्वर का 5वां आधार है उस पर बात करते हैं। 5वां आधार घोषत्व के आधार पर स्वर का होता है। घोषत्व के आधार पर देखा जाए तो जो सभी स्वर होते हैं, सभी को मतलब 11 हो अ से लेकर अ तक, ये सभी स्वर क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। अ से लेकर अ तक क्या है? घोष। फिर उसके बाद जो छठा आधार है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, मतलब जो छठा कौन सा आधार है? हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। अनानुनासिक, अनुनासिक, तीसरा अनुस्वार, चौथा विसर्ग। तो अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि अनानुनासिक तो हमने सुना ही नहीं, अनानुनासिक स्वर कौन सा है? तो जो अ से लेकर अ तक है ना, जिस पर कोई मात्रा या कोई अलग से चिन्ह नहीं लगाया गया है, वो सब अनानुनासिक स्वर के तहत होते हैं। जैसे अ, आ, ई से लेकर अ तक जो है अनानुनासिक। अनानुनासिक कभी कभार तो ये भी प्रश्न उठता है ना कि अनानुनासिक का विलोम क्या होता है? अनानुनासिक का विलोम अनुनासिक होता है। तो इसमें अ से लेकर अ तक क्या है? अनानुनासिक। अनुनासिक जिन स्वरों पर चंद्र बिंदु लगा दी जाती है वो क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक का आपको संकेत बताया जाता है, ये जो चंद्र है इस पर जो बिंदु, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अनानुनासिक दो न आ रहा है, तो 2 इसमें सिंबल है, इसलिए एक बिंदु है और एक क्या है? चंद्र है। इसे क्या कहते हैं? अनानुनासिक स्वर। जो तीसरा भेद होता अनुस्वार, इसमें देखेंगे तो केवल एक सिंबल है ना, इसमें केवल एक ना है, ये क्या है? अनुनासिक है, अनुस्वार है। इसे अनुस्वार तमाम पंचम अक्षरों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो चौथा आधार है, चौथा भेद है वो विसर्ग है। विसर्ग का संकेत जानते ही जानते हैं, किसी भी स्वर या किसी व्यंजन में आप इस्तेमाल इसका करते हैं, स्वरों में नहीं बल्कि केवल व्यंजन में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि भाई जो
वर्ड का दूसरा पार्ट आपको हमने दिया, इसको बार बार आप देखें और समझें और अपनी कॉपी में नोट करें। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब मैं वर्ड का जितने भी भाग होंगे 3 या 4 भाग सब पढ़ा लूँगा तो एक मॉक टेस्ट भाषा परिचय का और वर्ण परिचय का, वर्ण विचार का आपसे मतलब मॉक टेस्ट 15 या 20 क्वेश्चन में आपका लूँगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि 15 क्वेश्चनों में आपका कितना उत्तर सही है, कितना आपका ईमानदारी के साथ गलत है। तो इसी बात के साथ एक बार पुनः आपका अप्सरा हिंदी पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके सुझाव और आपके कमेंट का मुझे हृदय से इंतजार रहेगा। धन्यवाद।